नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन से सड़कों पर यातायात बाधित। केदारनाथ धाम से लौट रहे 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने सोनप्रयाग से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रदेश के सभी जिलों में संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत गुरुकुल पद्धति के विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बीती रात कई स्थानों पर हुई बारिश से विभिन्न इलाकों में भूस्खलन होने से सड़कों पर यातायात बाधित हो गया है। विशेषकर चारधाम यात्रा मार्गों पर भूस्खलन से आवाजाही पर असर पड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट। केदारनाथ धाम से दर्शन कर वापस लौट रहे 40 से ज्यादा श्रद्धालु सोनप्रयाग के पास कल देर रात मलबा आने से फंस गए। मौके पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अभी भी रास्ता खराब है और एसडीआरएफ के जवान लगातार धाम से आ रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग पुलिस के अनुसार केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले मार्ग छोटी पार्किंग वाले क्षेत्र से आगे गौरीकुंड की तरफ मलबा पत्थर आने से बाधित है। इन दोनों स्थानों पर मार्ग बाधित होने के कारण केदारनाथ धाम यात्रा अस्थायी तौर पर रुकी हुई है। सोनप्रयाग क्षेत्र में पहुंचे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया गया है। मार्ग खुलने के बाद ही इन सभी तीर्थ यात्रियों का सुरक्षित आवागमन कराया जाएगा। उधर चमोली जिले में भी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्णप्रयाग के पास उमटा में मलबा आने से आवागमन बंद है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भटवाड़ी के पास भूधसाव की वजह से बाधित हो गया है, जबकि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सिलाई बैंड, ओजरी और बनास के पास भूस्खलन के चलते बंद है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी संपर्क मार्ग बाधित हैं और इन इलाकों को जोड़ने वाली 100 से अधिक सड़कें फिलहाल आवाजाही के लिए बंद है। प्रशासन द्वारा सभी मार्गों को खोलने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। देहरादून जिले में डाकपत्थर बाड़वाला साधना केंद्र आश्रम के पास आज सुबह यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कुछ मजदूर फंस गए। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया। नदी में फंसे 11 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के अनुसार इस अवधि में कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से प्रियंका मलिक। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी। नैनीताल जिले में नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम और नगर पालिका परिषद रामनगर क्षेत्र के भवन मानचित्रों की स्वीकृति के लिए नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण की ओर से हल्द्वानी में 1 दिवसीय स्वयं शिविर का आयोजन किया गया। नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी कार्यालय परिसर में आयोजित हुए इस शिविर में 4 वाणिज्यिक सहित कुल 87 भवन मानचित्रों को स्वीकृति दी गई। इनमें से 55 मानचित्रों के लिए मौके पर ही शुल्क जमा करवाकर उन्हें तत्काल जारी कर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के सभी जिलों में संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत गुरुकुल पद्धति के विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए संस्कृत विभाग ठोस प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालयों के तर्ज पर भी दूरस्थ क्षेत्रों में संस्कृत विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। संस्कृत महाविद्यालयों के सही वर्गीकरण के लिए अधिनियम 2023 में संशोधन किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को
संस्कृत शिक्षा से जुड़े विद्यालयों और महाविद्यालयों, शैक्षणिक व शिक्षणेतर कार्मिकों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत सूबे के प्रत्येक जनपद में एक एक विद्यालय गुरुकुल पद्धति की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा, ताकि राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत को जन जन की भाषा बनाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के पिछड़े विकास खंडों में आश्रम पद्धति आधारित आवासीय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव भी शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। डॉक्टर रावत ने विभाग में जनपद स्तर पर कार्यरत सहायक निदेशकों को आहरण वितरण का अधिकार देने के लिए वित्त व कार्मिक विभाग को कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत प्रशासनिक संवर्ग की नियमावली 2024 में संशोधन करते हुए नियमावली 2011 की तर्ज पर तैयार करने के निर्देश दिए। इसी तरह शैक्षणिक संवर्ग के अधिनियम 2023 में भी संशोधन के निर्देश दिए गए, ताकि शिक्षकों को समय समय पर पदोन्नति मिल सके। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा शुल्क और आवेदन जमा होने शुरू हो गए हैं। इसके लिए संस्थागत परीक्षार्थी 31 जुलाई और व्यक्तिगत परीक्षार्थी 14 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड के सचिव विनोद कुमार सिमल्टी के अनुसार जो परीक्षार्थी वर्ष 2025 की प्रथम सुधार परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उनसे अभी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद ऐसे छात्रों को आवेदन करने के लिए अलग से अवसर दिया जाएगा। सचिव ने सभी विद्यालयों से समय पर आवेदन पूरा करने के लिए कहा है, जिससे विलंब शुल्क से बचा जा सके। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करनी होगी। उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित रह चुके छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। राज्य के अधीन आने वाले तीनों विश्वविद्यालयों एसएसजे, कुमाऊं विश्वविद्यालय और श्रीदेव सुमन स्नातक में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पंजीकरण के लिए पुनः खोल दिया गया है। पूर्व में प्रवेश पंजीकरण के लिए शासन की ओर से अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई थी। पंजीकरण की तिथि निकलने से कई छात्र छात्राओं के पंजीकरण नहीं हो पाए थे। समर्थ टीम ने बताया कि अब तक विश्वविद्यालय में प्रवेश के 9,835 छात्रों ने आवेदन किया है। इनमें अल्मोड़ा परिसर के लिए 1,805, पिथौरागढ़ के लिए 2,281, बागेश्वर के लिए 720 और चंपावत परिसर के लिए 452 पंजीकरण किए गए हैं। समर्थ पोर्टल के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह के अनुसार उच्च शिक्षा सचिव के निर्देशों पर पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। ऐसे में जिन छात्रों ने अब तक पंजीकरण नहीं किया है, अब वे 10 जुलाई से पहले पंजीकरण करा सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए नैनीताल में कार्मिकों के चयन के लिए पहला रैंडमाइजेशन किया गया। जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि जिले में निर्वाचन कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मतदान पार्टियों का गठन किया गया है। प्रत्येक मतदान पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी शामिल रहेंगे। पहले रैंडमाइजेशन के तहत कुल 1,047 मतदान पार्टियां बनाई गई हैं, जिनमें 23% रिजर्व पार्टी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिले से 7,747 कार्मिकों का विवरण सॉफ्टवेयर में फीड किया गया, जिनमें 2,474 महिला कार्मिक भी सम्मिलित थी। उन्होंने बताया कि दूसरे रैंडमाइजेशन के तहत मतदान पार्टियों को विकास खंडों से संबद्ध किया जाएगा, जबकि तीसरे रैंडमाइजेशन में बूथों का आवंटन किया जाएगा। वहीं चमोली जिले में भी पहले रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। रैंडमाइजेशन के माध्यम से 6,910 कार्मिकों में से 1,832 कार्मिकों का पहले चरण के प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया है। इनमें 916 पीठासीन अधिकारी और 916 मतदान अधिकारी प्रथम शामिल हैं, जबकि शेष कार्मिकों का प्रशिक्षण दूसरे चरण में करवाया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले में जखोली ब्लॉक के देवल गांव में 2 दिन पूर्व गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद भी ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। अब भी ब्लॉक मुख्यालय से लगे गांव के आसपास 3 से 4 गुलदार सक्रिय हैं, जो शाम ढलते ही आबादी के आसपास आ रहे हैं। रेंजर हरीश थपलियाल ने बताया कि गुलदार की सक्रियता का पता लगाने के लिए जगह जगह ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं, जिसके आधार पर गश्त की जा रही है। गौरतलब है कि बीते 3 माह में गुलदार 3 महिलाओं को मार चुका है, साथ ही 8 लोग घायल भी हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन से सड़कों पर यातायात बाधित। केदारनाथ धाम से लौट रहे 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने सोनप्रयाग से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रदेश के सभी जिलों में संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत गुरुकुल पद्धति के विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।